हेलो, आवाज आ रही शुभम? हेलो, वॉइस आ रही मेरी? यस सर। सबको आ रही है? सर आ रही है। चलो ठीक है। कल जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसके आगे का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? ईस्ट लिखा हुआ है, देखो बुक में, देखो अपने पेज नंबर 10 में। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन्स ट्रेड इन बंगाल। हाँ, अब आ रही है? यस सर। चलो ठीक है। क्या मैंने लिखा है टॉपिक? देखो पेज नंबर 10 में अपने, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी, वो जब बंगाल में ट्रेडिंग करने के लिए पहुंची, बंगाल में क्या करने के लिए पहुंची? व्यापार करने के लिए पहुंची। ठीक, वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल ट्रेडिंग करने पहुंची तो सबसे पहले क्या किया? वहां पे अपनी फैक्ट्री को सेट किया। कहाँ पे? जो बंगाल में है एक रिवर है हुगली। कौन सी रिवर है? हुगली रिवर है, ठीक है। हुगली रिवर के किनारे यहाँ कॉर्नर पे, वहां पे बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली 1651 में क्या किया? अपना वहां पे ब्रांच सेट किया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस चीज के लिए? ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। वीडियो ब्लर आ रही। वीडियो ब्लर आ रही। अपना देखो, इधर से सब साफ है, इधर से तो क्लियर है। नेटवर्क इधर से तो सब क्लियर है बेटा। ठीक है, नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? चलो फिर क्या मैंने बताया था? फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अपॉन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। 1651 में क्या किया अंग्रेजों ने? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल में अपना ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के पर्पज से गए, तो उन्होंने अपना जो ब्रांच है उसे सेट किया कहाँ पे? हुगली रिवर के पास 1651 में, ठीक है। कौन से ईयर में? 1651 में हुगली रिवर के बैंक किनारे, हुगली रिवर के किनारे वहां पे अपना ब्रांच सेट किया। किस चीज के लिए? ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ बेटा? अब जब ट्रेडर्स आने लगे वहां पे, ठीक है, तो वहां से ऑपरेट होने लगा। बंगाल से क्या किए? वहां पे जितनी भी थिंग्स थी, जितनी भी चीजें थी, ठीक है। चलो अब बंद हो। आ रही है आवाज? यस सर। चलो ठीक। उसके बाद क्या किया? अब फैक्ट्री को क्या किया गया? वहां पे वेयर हाउसेस बनाए गए। अब जो भी सामान आते थे तो वेयर हाउस में क्या किए जाते थे? वो कलेक्ट, इकट्ठे किए जाते थे। वेयर हाउस में इकट्ठा किया जाता था, वहां पे रखा जाता था, जिससे बाद में अगर चीजें की कमी हो जाए
तो वेयर हाउसेस से निकाल के उस कमी को पूरा किया जाए, ठीक है, फुलफिल किया जाए। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज रहता था कि कौन सी चीजें स्टोर की जाए जो एक्सपोर्ट करने के काम आएंगी, ठीक है, कौन से जो गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, उनको कौन से गुड्स वेयर हाउस में रखे जाएंगे, कौन से नहीं रखे जाएंगे, ठीक। यस सर। इन गुड्स से क्या होता था कि जो एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसकी डिमांड एक्सपोर्ट, ठीक है, जो अपने देश से बाहर देश में जाते थे, उनकी जब डिमांड रहती थी ना, तो उन चीजों को स्टोर करके कहाँ रख लिया जाता था, वेयर हाउसेस में, ठीक है, वेयर हाउसेस में रख लिया जाता था उन गुड्स को। और जब भी डिमांड ज्यादा हाई होती थी तो उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था अदर यूरोपियन कंट्री में, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1696 में क्या हुआ कि वहां पे बिल्डिंग जो थी, वहां किले थे, वो सेट होने लगे धीरे धीरे। 1696 में जो हुगली नदी थी, वहां पे पास किनारे किनारे बिल्डिंग्स बनने लगे वहां पे, क्योंकि अब ट्रेडिंग ज्यादा तेज होने लगी वहां पे। ट्रेडिंग का जो व्यापार होते थे सामानों का, चीजों का, वो ज्यादा तेजी से वहां हुआ। तब उसको स्टॉक करने के लिए, वहां जो भी स्टॉक करते थे उनके रहने के लिए, उन सब चीजों की बिल्डिंग का निर्माण स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब बिल्डिंग स्टैब्लिश शुरू हुए कब, 1696। डेट्स बेटा हमेशा याद रखना, बिकॉज मैंने बताया था कि हिस्ट्री में डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल बाद, 2 years later, in briefed मुगल ऑफिशियल into giving the company जमींदारी राइट ओवर 3 villages। उसके बाद क्या हुआ, इसके 1696 के 2 years के बाद, 2 साल के बाद, जो मुगल एम्परर थे उन्होंने क्या कर दिया, और उन्होंने पूरी जमींदारी को 3 गांवों में बांट दिया, ठीक है। 3 गांवों के ऊपर 3 गांवों को सौंप दिया कि अब ये 3 गांव जो रहेंगे, 3 विलेजेस जो रहेंगे, उनको राइट्स दे दिया जाता है, उनको अधिकार दे दिया जाता है ट्रेडिंग के उसमें, कि कहाँ पे ऑफिशियल चीजों को कहाँ से ट्रेड करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या था, वन ऑफ दीज वाज कालीकट। पहला क्या था इसमें, सबसे पहला इसमें था कालीकट, ठीक है। सबसे पहला क्या था, कालीकट। सबसे पहला कौन था, कालीकट, जहां पे मैंने बताया था वास्को डी गामा 1498 में आया था, ठीक है। कालीकट था, विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता, जो थोड़े दिन बाद कौन सी सिटी बन गई, कैलकाटा, जिसे आज हम लोग क्या बोलते हैं, कोलकाता। ये याद रखना, देखो पहले कालीकट था, फिर कैलकाटा आया, फिर अब क्या बोलते हैं, कोलकाता, ठीक है। इट इज नोन टुडे, ये आज जाना जाता है कोलकाता के नाम से, ठीक है। उसके बाद इट आल्सो परसुएडेड इशू ऑफ 4 men ग्रांटिंग द कंपनी टू राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। उसके बाद जो मुगल एम्परर लास्ट था, मुगल एम्परर में सबसे लास्ट कौन था, औरंगजेब था, ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया, उस ट्रेड को फ्री कर दिया, वहां पे ट्रेडिंग करने के लिए, वहां के उसमें लोगों को वहां पे फ्री कर दिया, ग्रांट कर दिया, परमिशन दे दिया कंपनी को कि ठीक है आपको हम परमिशन देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे। तो अंत में लास्ट में कालीकट, जो कलकत्ता अब आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां पर फिर ब्रिटिश लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ट्रेडिंग करने का राइट्स मिल गया। किसके थ्रू मिला, लास्ट मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, 1707 में। इतनी बातें समझ में आई, Yes, sir. ठीक। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। फिर मीर जाफर और नवाबों के बीच हुआ था, अंग्रेजों के बीच और नवाबों के बीच इसमें वार हुआ था। उस वार का मेन रीजन क्या था, यही ट्रेडिंग करने के पर्पज से, कि हमारा पूरा स्थापत्य हो जाए। अंग्रेज चाहते थे कि हम हर जगह अपना इंडिया में अपना ट्रेडिंग करें, हर जगह व्यापार करें हम, ठीक है। फिर क्या टॉपिक आ गया, द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक। अब याद रखना बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन। विद द कैप्चर ऑफ कलकत्ता, विद द कैप्चर मतलब क्या, कलकत्ता पर कैप्चर करने के बाद, कौन कैप्चर किया, ब्रिटिश लोग। कैप्चर करने के बाद द ब्रिटिश कंपनी डिसाइडेड टू रिमूव सिराजुद्दौला, जो वहां का नवाब था, कौन था,
सिराजुद्दौला, उसे क्या कर दिया वहां से, उसे क्या कर दिया वहां से, रिमूव, लिखा है ना। कंपनी डिसाइडेड, ब्रिटिश कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि रिमूव करेंगे किसको, सिराजुद्दौला को, फ्रॉम द थ्रोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रोन? थ्रोन का मतलब क्या है, सिंहासन। थ्रोन का मतलब, थ्रोन का मतलब क्या हुआ, सिंहासन। मतलब जो गद्दी पे बैठा था कौन, सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि हम सिराजुद्दौला को वहां से रिमूव कर देंगे। ठीक, आफ्टर रिमूविंग फिर इट इंटर द, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सिराजुद्दौला को रिमूव किया गया, ब्रिटिश कंपनी क्या की, इंटर की कहाँ पे, कॉन्स्पिरेसी विद द लीडिंग मैन ऑफ द नवाब कोर्ट। वहां पे देखो बेटा, जो होते थे पहले नवाबों के कोर्ट होते थे, नवाबों के कोर्ट होते थे वहां पे। ठीक है, नवाब्स कोर्ट। चीफ अमॉन्ग देम वीर मिस्टर मीर जाफिर। वहां का चीफ कौन था, मीर जाफिर, मीर जाफर। कौन था वहां का चीफ, मीर जाफर। मीर जाफर ने फिर क्या किया वहां पे, देखो, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जनरल इन द नवाब कोर्ट। नवाब कोर्ट जो होते थे वहां का इम्पोर्टेंट जनरल कौन था, मीर जाफर। आई बात समझ में? अगर कोई पूछे कि जो नवाब कोर्ट्स होते थे वहां का मेन आपका कौन होता था, जनरल कौन था उस समय, जब सिराजुद्दौला को रिमूव किया गया था, तो उस समय नवाब कोर्ट का मेन जनरल था मीर जाफर। ठीक है, अब अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को मिलाना चाहा कि इसको अगर हम करना चाहें, अगर हमको हराना है, सिराजुद्दौला को हटाना है पूरी तरह से, तो मीर जाफर जो मेन जनरल है उसे अगर हम मिला कर लेंगे तो हम आसानी से सिराजुद्दौला को उसके सिंहासन से या उसके थ्रोन से रिमूव कर सकते हैं। ओके, देखो लिखा है। फिर उसके बाद देखो, नवाब कोर्ट में इंपॉर्टेंट जनरल थे मीर जाफर, और कौन था, जगत सेठ, बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल। जगत सेठ, थ्रोन मतलब सिंहासन होता है। हाँ बेटा बताया तो, यहाँ पे ये देखो, जो राजगद्दी सिंहासन होता है। ठीक है, जगत सेठ कौन थे, बिग बैंकर ऑफ बंगाल। बंगाल के कौन थे, बहुत बड़े बैंक अधिकारी थे। ठीक है, एंड खादिम खान कमांडर ऑफ ट्रूप्स। और जो खादिम खान थे वो कमांडर थे किसके, ट्रूप्स के। ट्रूप्स मतलब क्या, जो वहां की सैनिकों की टुकड़ी होती थी, सैनिक होते थे पूरे जिसके अंडर में रहते थे, उस सैनिकों के पूरे हेड थे कौन, कादिम खान। ठीक है, मीर जाफर वाज प्रॉमिस्ड द थ्रोन ऑफ बंगाल। मीर जाफर ने क्या किया, थ्रोन ऑफ बंगाल, बंगाल के किससे, थ्रोन मतलब सिंहासन पे, जो बंगाल के सिंहासन में बैठे थे उनसे प्रॉमिस किया, किस चीज के लिए, कि सिराजुद्दौला को वहां से हम रिमूव कराएंगे, मैं आप रिमूव कराने में आपकी हेल्प करेंगे। फिर देखो यहाँ पे, द फोर्सेस ऑफ द नवाब एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट ऑन द फील्ड ऑफ प्लासी ऑन जून 23, 1757। कब लड़ा गया ये युद्ध, कब लड़ा गया ये वार, 23 जून 1757। ये किस चीज के लिए फेमस है, ये बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये हुआ बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 23 जून 1757 को। आई बात समझ में? द बैटल वाज ओनली इज नेम, बैटल केवल एक नेम था। ठीक है, अ मेजर पार्ट ऑफ द नवाब्स आर्मी डिड नॉट फॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी ऑफ मीर जाफर। देखो, जो नवाब की आर्मी थी उन्होंने क्यों नहीं लड़ाई किया, लड़ाई अच्छी तरह से क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मिले हुए थे किसके, मीर जाफर के उसमें। ठीक है, मिले हुए थे सिराजुद्दौला को हटाने के लिए वहां से मीर जाफर और ये सब अंग्रेजों से, इसलिए केवल नाम मात्र का ये प्लासी का वार था, बाकी सब तो मिले हुए थे सिराजुद्दौला को हटाने के लिए। फिर लास्ट में देखो लिखा है यहाँ पे आगे उसके, द ब्रिटिश आर्मी ऑफ 3000 सोल्जर वाज एबल टू डिफीट द नवाब हुज आर्मी हैड अ स्ट्रेंथ ऑफ 50,000 सोल्जर्स। ठीक है, जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके पास केवल 3000 सोल्जर थे, जबकि जो नवाब आर्मी थी उनके पास 50,000 सोल्जर थे। फिर भी उन्होंने हरा दिया, क्यों, क्योंकि वो लोग मिले हुए थे, उनके जो हेड थे जैसे मीर जाफर जो जनरल थे किसके, वहां के नवाब कोर्ट के, और जो कादिम खान थे, कादिम खान कौन था, हेड ऑफ द ट्रूप्स, जो वहां की सैनिकों की टुकड़ी होती थी उसके हेड थे, ये सब मिले हुए थे ब्रिटिश से, इसलिए 3000 सोल्जर्स जो थे वो सब मिलके 50,000 सोल्जर्स को हरा दिए, सोचो। ठीक है, उसके बाद लिखा है, मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर की क्या क्या, नवाब बंगाल जब हरा दिया गया,
हरा दिए, सिराजुद्दौला हट गया, तब मीर जाफर को क्या किया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को क्या बना दिया गया? आ रही बात समझ में? हेलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, किस बंगाल का नवाब कौन बना दिया गया? सर आ रही। मीर जाफर। कब बनाया गया? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। 20 प्लासी का वार कब हुआ? 23 जून 1757। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफर वाज द मेड द बंगाल नवाब ऑफ बंगाल। ओके, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी क्या लिखोगे? मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। द ब्रिटिश कंपनी वाज गिवन राइट्स टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल। अब जब मीर जाफर जैसे ही बेटा बंगाल का नवाब बना, जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने मीर जाफर को राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए कि आप फ्री हो बंगाल में किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने के लिए, आप कैसा भी व्यापार करो, आपका राइट है, आपका अधिकार है, हम आपको पूरी राइट देते हैं, फ्री करते हैं आपको। आपको किस सामान पे कितनी प्राइस तय करनी है, किस सामान पे कितना नहीं करना है, कौन सा सामान इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक्सपोर्ट किया जाएगा, कौन इंपोर्ट किया जाएगा, ये सब किसके राइट में आ गए? मीर जाफर। ये कब हैपेंड हुआ? आफ्टर द प्लासी वार। प्लासी वार कब हुआ? 23 जून 1757। ठीक है। फिर उसके बाद देखो है बंगाल में, उसका बंगाल में किया, बिहार और उड़ीसा। अब मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बन गया तो उसे 2 और राज्यों की वहां के ट्रेडिंग करने के लिए फ्रीडम दे दिया गया। कौन कौन से वो राज्य थे? बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, मतलब बंगाल में तो ट्रेडिंग करेगा ही मीर जाफर, साथ ही साथ उसके साथ साथ बिहार और उड़ीसा में भी ट्रेडिंग करने के लिए उसे राइट्स दे दिए गए। ठीक है, अब उसके आगे देखो, द कंपनी आल्सो रिसीव द जमींदारी ऑफ द 24 पारगन्स नियर कलकत्ता। अब देखो बेटा, पहले पारगन्स होते थे जो जमींदारी में करते थे, तो 24 पारगन्स को और मिला लिया कलकत्ता में। कहाँ पे? कैलकटा। अब कोलकाता बोला जाता था, पहले कलकत्ता बोला जाता था। सबसे पहला नाम क्या था? कालीकट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मीर जाफर ने पेड किया अ ह्यूज सम ऑफ कंपनसेशन टू द कंपनी फॉर अटैक ऑन कलकत्ता। अब कलकत्ता पे यहाँ पे अटैक करने के लिए बहुत सारा अमाउंट मीर जाफर ने दिया। ठीक है, किसको दिया? मीर जाफर ने यहाँ पे इसमें बंगाल को में पूरी तरह से ट्रेडिंग फ्री करने के लिए मीर जाफर पेड हैज ह्यूज सम ऑफ कंपनसेशन टू द कंपनी फॉर अटैक ऑन कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता। इन एडिशन द पेड ऑफ ह्यूज सम बाय वे ऑफ गिफ्ट्स। मतलब ये ह्यूज सम जो आप जितना भी अमाउंट मीर जाफर ने दिया उसे एक गिफ्ट के तौर पे दिया, उसे एक गिफ्ट के तौर पे दिया। अब गिफ्ट के तौर पे दिया, इवन ब्राइब्स टू द हाई ऑफिशियल ऑफ द कंपनी फॉर अटैक ऑन कलकत्ता। ठीक, जैसे देते हैं ना, कोई किसी चीज को लालच देता है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, साथ में उसके साथ गिफ्ट भी दिए कि आप ये काम कर दो, तो पैसा तो लेगा ही, लेकिन गिफ्ट का महत्व तो कुछ अलग होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ गिफ्ट प्ले डिफरेंट रोल। ठीक है, जो गिफ्ट्स का इंपॉर्टेंट होता है वो बहुत ही डिफरेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ गिफ्ट्स और ब्राइब्स भी दिए ऑफिशियल। लास्ट में देखो, लॉर्ड क्लाइव हिमसेल्फ रिसीव्ड अबाउट 20 लाख रुपीज। जो लॉर्ड क्लाइव था बेटा, वो कौन थे? गवर्नर होते थे ब्रिटिश कंपनियों के अलग अलग। तो जो लॉर्ड क्लाइव थे उन्हें भी कितना रुपीज मिला? सोचो, उस जमाने में, उस हिस्ट्री की उस एज में, उस ईयर में देखो पता, उसको 20 लाख रुपीज मिले थे। 20 लाख रुपीज। ठीक है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती है, आज भी देखो है, लेकिन उस सोचो उस ईयर में कब कितना, जब वहां पे था मतलब 1757 के बाद प्लासी की में, तो उस ईयर में कितना इसकी वैल्यू रही होगी इस पैसे की। ठीक, उसके बाद द बैटल ऑफ प्लासी इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब जो बैटल ऑफ प्लासी था उसका महत्व इंडिया में बहुत ही ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो था, इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग जगह ईस्ट इंडिया कंपनी में जो राइट दिया था, मीर जाफर बाहर का था नहीं, इंडिया का था, तो उससे थोड़ा बहुत इंडिया में फर्क पड़ा कि चलो वो इंडियन चीजों को तो कम से कम बचा के रखेगा और जो बाहरी चीजों को है वो इंडिया लाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या किया, इट बूस्टेड द प्रेस्टीज एंड मोरल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, उसने बूस्ट किया क्या, किसने, किस चीजों को, ब्रिटिश इंडिया के मोरल को बूस्ट किया। ठीक है, कि वहां से हमको व्यापार क्या करना है क्या नहीं। अब इंडिया में इंडिया के लोगों को ही राइट्स मिल गया था कि कौन सी हमारी चीजें हैं जिनका हम व्यापार कर सकते हैं बाहर की ओर, और कौन सी हमें डिमांड हमारी ज्यादा है, हमें चाहिए उस गुड्स को, उस थिंग्स को लाने के लिए हम बाहर यूरोपियन कंट्री से इंडिया में लाएंगे। ठीक है, फिर देखो, द रिच रिवेन्यूज ऑफ बंगाल इनेबल देम टू ऑर्गेनाइज ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब जो रिच रिवेन्यू ऑफ बंगाल, जो बंगाल के बहुत बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने बंगाल आर्मी को और मजबूत बनाने के लिए क्या किया, पैसे दिए, खर्च किए, वहां पे इनेबल किए, वहां पे और लोगों से उसमें क्या किए, जितने भी रिच है सब इकट्ठा हुए, इस स्ट्रांग बंगाल की आर्मी को हम स्ट्रांग बनाएंगे और आगे भी ट्रेडिंग के लिए इसमें जहां बाहर हो, जहां पे हमें जरूरत पड़े कि वहां ट्रेडिंग करने को नहीं मिल रही है, तो आर्मी हमारी स्ट्रांग होगी तो फाइट अच्छी होगी तो हम जीत जाएंगे, तो वहां भी हम ट्रेडिंग करने में सक्सेस हो जाएंगे। ठीक, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। यही पे फाउंडेशन ब्रिटिश इंडिया जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहीं से ब्रिटिश की फाउंडेशन स्टार्ट हुई इंडिया में। इंडिया के लोग धीरे धीरे यहाँ से ब्रिटिश के साथ मिलके अब देखो ट्रेडिंग करने का काम शुरू कर दिए आफ्टर अ प्लासी वार। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, एंग्लो फ्रेंच रिवलरी इन इंडिया। एंग्लो फ्रेंच रिवलरी इन इंडिया। अब जो एंग्लो फ्रेंच यानी एंग्लो उधर थे, बंगाली थे, और जो फ्रेंच के लोग थे वो भी अब आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वो हो गई कि अब यहाँ के लोग भी जागरूक हो गए हैं, जानने लगे हैं कैसे ट्रेडिंग करना है, कौन से सामानों का, तो बिना इंडिया के लोगों को मिलाए अब नहीं होगा। तो फ्रेंच भी धीरे धीरे यही चीज स्टार्ट की, इसलिए एंग्लो फ्रेंच रिवेल्स इन इंडिया। रिवेलरी, रिवेलरी मतलब क्या होता है, जो बराबर इक्वल होके, एक साथ होके। ठीक है, तो कौन कौन आया साथ में, एंग्लो, एंग्लो मतलब जो देखो बेटा एंग्लो बंगाली बोलते हो ना, एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, द प्रेजेंस ऑफ टू ट्रेडिशनल रिवल्स। रिवल्स यानी याद रखना, रिवल्स यानी क्या होता है, बराबरी के, रिवल्स यानी क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवल्स, यानी इक्वल। ठीक, एंड अ क्लैश ऑफ ट्रेड्स इंटरेस्ट बिटवीन द टू लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स। अब देखो बेटा, जब बराबरी के लोग थे तो दोनों लोग जो ट्रेड करते थे उसमें कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ सामान ऐसे थे जिस पर ट्रेडिंग करने की जो प्राइस थी वो अलग लगाती थी, वो अलग लगाती थी। तो अब ये हुआ कि दोनों इकट्ठा एक लगाएंगे, लेकिन किसका लगेगा, तैयार नहीं हुए कि नहीं हमारा प्राइस लगेगा, वो बोले नहीं हमारा प्राइस लगेगा इस सामान पे, जो हम रेट तय करेंगे वही डिसाइड होगा। लेकिन फ्रेंच ने उसमें बोला कि जो हम तय करेंगे वही डिसाइड होगा। तो इसी टॉपिक को लेके फिर दोनों में क्या हुआ, वार छिड़ गई। ठीक है, युद्ध हुआ। दीज वार्स वेयर नोन एज द कार्नेटिक वार्स। ये वार किस नाम से जाना गया बेटा, कार्नेटिक वार से। कार्नेटिक वार्स क्या होता है बेटा, ये इंडिया में एक रीजन है, रीजन मतलब क्षेत्र है, जो कर्नाटक, कन्नड़, ठीक है याद रखना, कार्नेटिक जो चीजें हैं ये कौन से इंडिया के क्षेत्र हैं, कर्नाटका, कन्नड़, ठीक है ये क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जो वार हुआ इस सामान की प्राइस को तय करने के पर्पज से, उसको हम कौन सा वार बोलते हैं, कार्नेटिक वार्स। समझ में आया। ठीक, विच लास्टेड फॉर नियरली 20 ईयर्स, जो 20 सालों तक चलती रही लगभग, एंड लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया। अंत में किसकी पावर, किसका वहां पे जनरेट हो गया, कौन वहां पे अपना स्थापित कर लिया, ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया। वहां पे किसका एस्टेब्लिश हो गया, ब्रिटिश का। ठीक, अंग्रेजों का बाद में वहां पे शासन हो गया, अब तो उन्हीं के पास राइट्स हो गया, अब जो वही डिसाइड करें, वो डिसाइड करेंगे, वही चीज होगा वहां पे। ठीक है, द वार नोन एज द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप इन 1746। अब बेटा 1746 में, पहले की बात बता रहा है, 1746 में क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रियन वॉर था किसके, वो उसने क्या किया, यूरोप को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच ज्वाइन द वॉर ऑन अपोजिट साइड्स। अब जो ब्रिटिश और फ्रेंच जो पहले अलग अलग थे वो दोनों एक हो गए। किस लिए एक हो गए, क्योंकि जब जानते थे कि अकेले हम नहीं लड़ पाएंगे, तो ब्रिटिश और फ्रेंच क्या हो गए, दोनों एक हो गए। किसके लड़ने के लिए, अपोजिट, अपने विरोधियों से लड़ने के लिए। कब, 1746 में, इसे ऑस्ट्रियन वॉर बोला गया। ठीक है,
द ब्रिटिश वेयर ऑन द साइड ऑफ रसिया। ब्रिटिश किसके साइड था? यहाँ से बेटा रसिया के उसमें था कि रसिया को संभालेगा उसमें, और जो फ्रेंच था वो ऑस्ट्रिया को संभालेगा। फ्रेंच किसको संभालेगा? ऑस्ट्रिया को संभालेगा। ऑस्ट्रिया कंट्री है, ठीक है। तो 1746 में जो ऑस्ट्रियन वार हुआ उसमें यूरोप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बेटा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, यस ठीक है। तो 1746 में जो ऑस्ट्रियन वार हुआ उसमें ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों क्या कर लिए? दोस्ती कर लिए, ठीक है। अब ब्रिटिश और फ्रेंच ने, ब्रिटिश ने क्या बोला कि आप रसिया वाले, ब्रिटिश ने बोला मैं रसिया कंट्री को संभालता हूं, और फ्रेंच ने बोला ठीक है मैं ऑस्ट्रिया कंट्री को देखता हूं। तो दोनों ने क्या किया? अपना अपना बांट लिया कि मुझे किससे फाइट करना है। ब्रिटिश ने बोला मैं रसिया से फाइट करूंगा, फ्रेंच ने बोला मैं ऑस्ट्रिया से फाइट करूंगा, ठीक है। दिस वाज स्प्रेड टू इंडिया एज वेल। यही चीज दोनों का क्या हुआ? इंडिया में भी फैल गई कि इंडिया में जो शासक ज्यादा मजबूत होते थे उनसे अकेले लड़ना मुश्किल था दोनों के लिए अलग अलग। फिर इसमें भी दोनों क्या हो गए? एक हो गए। ब्रिटिश और फ्रेंच ये दोनों फिर से एक हो गए। इंडिया में भी जो मजबूत शासक होते थे उन्हें हराने के लिए, डिफीट करने के लिए, ठीक। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच हैड द अपर हैंड, ठीक है। स्टार्टिंग से ही फ्रेंच ने क्या किया? धावे अच्छी तरीके से, मतलब पूरी तरह से उसका हाथ कब्जे पे था उसमें लड़ने के लिए, ठीक है। अपर हैंड द ब्रिटिश थ्रेटेंड पौंडीचेरी एंड सेटलमेंट ऑफ फ्रेंच। जिस प्रकार से देखो ब्रिटिश और फ्रेंच थे दोनों, इसमें मजबूत ज्यादा कौन से लग रहे थे? ब्रिटिश थे, लेकिन उनसे ज्यादा मजबूत फ्रेंच थे उस समय। तो फ्रेंच ने क्या किया? जब बैटल युद्ध जीता अलग अलग उसमें, जैसे इंडिया में जीते, तो इंडिया में बेटा पौंडीचेरी मैंने बताया था एक प्लेस है, वहां पे फ्रेंच ने क्या किया था? अपना हेडक्वार्टर बनाया था। मैंने कल बताया था क्लास, आई टोल्ड द फ्रेंच। आवाज बंद करो, किसकी आवाज आ रही? फ्रेंच ने जो अपना ट्रेडिंग का सेंटर बनाया था वो कहाँ बनाया था? पौंडीचेरी में। मैंने बताया था यस्टरडे क्लास में, पिछली क्लास में, ठीक है। तो फ्रेंच ने जब जीता इंडिया में, अलग अलग जीते, ब्रिटिश और फ्रेंच एक साथ जीते इंडिया के अलग अलग प्लेसों पे, तो फ्रेंच ने सबसे पहले क्या किया? पौंडीचेरी में अपना हेडक्वार्टर वहां पे बनाया, सेटल हो गए वहां पे पौंडीचेरी में, बट फेल टू कैप्चर इट। लेकिन कुछ ही समय बाद जो पौंडीचेरी में उन्होंने कब्जा किया था, पौंडीचेरी में अपना हेडक्वार्टर बनाया था, उसे पूरी तरह से कैप्चर करने में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने हमला बोल के उनसे हरा दिया उन्हें, ठीक है। टू फ्रेंच रिटेल्ड एंड ऑक्युपाइड मद्रास। अब फिर धीरे धीरे कहां से? अब मद्रास के क्षेत्र में चले गए वहां पे, ठीक है। मद्रास की प्लेस को वहां पे क्या कर लिया? घेर लिया कि अब हम मद्रास में जाएंगे। कि कौन? फ्रेंच। पौंडीचेरी से हटने के बाद मद्रास की ओर चले गए, ठीक है। उसके बाद लिखा है देखो, द ब्रिटिश अपील्ड फॉर हेल्प टू द नवाब ऑफ कर्नाटक इन हुज टेरिटरी मद्रास वाज देन सिचुएटेड। अब ब्रिटिश किससे गुहार लगाती है? जो पहले से ही मद्रास में वहां का कौन था? नवाब था। जैसे पहले देखो अभी मीर जाफर को नवाब को मिलाए थे अपने तरफ बंगाल में, वहां पे युद्ध करने के लिए, सिराजुद्दौला को हटाने के लिए। उसी प्रकार ब्रिटिश ने मद्रास में भी, जहां पे फ्रेंच भाग के गए थे, फ्रेंच जो है पौंडीचेरी को छोड़ के मद्रास गए, मद्रास में फिर क्या किया ब्रिटिश ने? मद्रास का जो नवाब था उसे फिर से रिकॉल किया, मतलब उसे अपने तरफ मिलाने की कोशिश की। और नवाब को कितना? आर्मी ऑफ 10,000 सोल्जर टू ड्राइव अवे द फ्रेंच। ब्रिटिश ने 10,000 सोल्जर्स और मद्रास को उसमें नवाब को दिए कि किसको हटाने के लिए? फ्रेंच को वहां से आप हटा दो, ठीक है। फ्रेंच के लोगों को हटा दो मद्रास से, हम आपको और बहुत सारी आर्मी देंगे और बहुत पैसे भी दिए होंगे ब्रिटिश ने, ठीक है, अंग्रेज लोगों ने। द फ्रेंच अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स डिफीटेड द आर्मी ऑफ द नवाब विद अ स्मॉल फोर्स ऑफ 230 यूरोपियंस एंड 700 इंडियन सोल्जर्स। अब देखो जो फ्रेंच थी वो लीडरशिप डुप्लेक्स वहां के जो थे हेड थे, उनके अंडर में लीडरशिप में फ्रेंच भी मिल गई थी, पहले से मिला ली थी वहां के लोगों को। और मिल के कितने सोल्जर्स थे? देखो यहाँ पे, डिफीटेड द आर्मी ऑफ नवाब। जो आर्मी नवाब आर्मी थी ब्रिटिश की थी, उसमें 230 नवाब आर्मी थे, जबकि फ्रेंच और कुछ इंडियन सोल्जर्स मिला के कितने लोग थे? 700। उन्होंने हरा दिया आर्मी ऑफ नवाब को। एंड द वार एक्सपोज्ड वीकनेस ऑफ द इंडियन आर्मी। इन 1748 द ऑस्ट्रियन वार केम टू एन एंड। 1748 में, 46 में युद्ध वार जो हुआ स्टार्ट हुआ, 1748 में बेटा इसका एंड हुआ। एंड लास्ट में क्या हुआ फिर?
ब्रिटिश एंड फ्रांस मेड पीस इन यूरोप। ब्रिटिश और फ्रांस ने क्या किया, यूरोप में अब शांति रहेगी, अब कोई वार नहीं रहेगा, दोनों के बीच कंप्रोमाइज हो गया। मद्रास वाज रिस्टोर्ड टू बी द ब्रिटिश इंडिया। मद्रास अगेन फिर से फ्रांस से थी, फ्रांस से छीन के किस पे आ गई, अब ब्रिटिश पे आ गई। ठीक है, फिर से ब्रिटिश का इस पे क्या हो गया, ब्रिटिश का इस पर कैप्चर हो गया। ठीक है, ब्रिटिश ने इस पर कैप्चर कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? हेलो, आई बात समझ में इतनी? चलो इसके आगे फिर क्लास Yes, कल, sir. इसके आगे की फिर टॉपिक जो रहेंगे वो कल फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास में मंडे को। ठीक है, अब जितना भी पढ़ाया है उसको रिवीजन करना है आपको। ठीक है, चलो फिर मंडे को मिलते हैं।